Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, friends and viewers. In today's video, we are going to study about alliance. What is an alliance? इत्तेहाद क्या है? What is the importance and utility of alliances in international politics and international relations? बैनुल-अक़वामी सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इत्तेहाद की क्या अहमियत और क्या अफादियत है? What are the various types of alliances? Alliances की कौन कौन सी इक़साम हैं? And what are the reasons and factors behind the formation and establishment of various alliances? मुख्तलिफ़ इक़साम के जो alliances रियासतें बनाती हैं, उन alliances को बनाने की वजूहात क्या हैं? कौन से अवामिल हैं जो इन alliances को बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं? And what are the benefits in forming these alliances? इत्तेहाद करने का और मुख्तलिफ़ किस्म के इत्तेहाद बनाने के फ़वाइद क्या हैं? रीज़न क्या है और कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से फ़ायदे हैं जो अलाइंसेस के ज़रिए से हासिल किए जाते हैं? And what liberalists say about alliances and what realists say about alliances? All these things we are going to study in this video. Next slide की तरफ चलते हैं. What is an alliance? इत्तेहाद क्या है? Alliance actually एक agreement है जो दो या दो से ज़्यादा रियासतें इकट्ठे काम करने के लिए साइन करती हैं. So you can say that alliance is an agreement between two or more states who are willing to work together on mutual security issues. So अगर alliance एक agreement है जिसके ज़रिए से स्टेट्स म्यूचुअल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे इकट्ठे काम करने के लिए विलिंग होती हैं, तो देन आई हैव अ क्वेश्चन. स्टेट्स को इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पे म्यूचुअली और कोऑपरेटिवली काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बिकॉज स्टेट्स फील themselves more protected against a common threat while forming an alliance. स्टेट्स एक अलायंस बना के, एक इत्तेहाद बना के, वो अलायंस किसके अगेंस्ट बन रहा है, किससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए वो अलायंस बन रहा है? अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, अगेंस्ट अ कॉमन थ्रेट. यानी जो एक कॉमन थ्रेट है, जो एक कॉमन एनिमी है वेरियस स्टेट्स का, स्टेट्स उस कॉमन थ्रेट और उस कॉमन एनिमी को फेस करने के लिए दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस. बिकॉज जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं उस अलायंस की मे बी इंडिविजुअली दे वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू फेस दैट इशू, टू फेस दैट सिक्योरिटी थ्रेट, टू फेस दैट एनिमी. इसलिए उसको अकेले फेस करने के बजाय वो मिल के तो इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इत्तेहाद करती हैं, अलायंसेस बनाती हैं. और वो एग्रीमेंट, जब एक अलायंस बन गया, एक एग्रीमेंट साइन हो गया, तो देन वो क्या करती हैं कि दे पूल देयर रिसोर्सेज एंड एक्ट इन कॉन्सर्ट. द अलायंस पार्टनर्स बिलीव दैट दे कैन इम्प्रूव देयर ओवरऑल पावर पोजिशन within the international system and security relative to states outside the alliance. जो अलायंस पार्टनर स्टेट्स हैं, दे बिलीव कि जब वो कलेक्टिवली काम करेंगी, जब वो कोऑपरेटिवली काम करेंगी, देन दे वुड बी इन अ मोर फेवरेबल पोजिशन विद इन द इंटरनेशनल सिस्टम टू कैटर एंड टू काउंटर दैट कॉमन थ्रेट. एज फार एज the types of alliances are concerned, तो फॉर्मल अलायंसेस भी होते हैं और इनफॉर्मल अलायंसेस भी होते हैं. फॉर्मल अलायंस क्या होता है? फॉर्मल अलायंस इज़ पब्लिकली रिकग्नाइज्ड. और इसको पब्लिकली रिकग्नाइज कैसे किया जाता है? इसको पब्लिक रिकग्निशन कैसे मिलती है? थ्रू साइनिंग अ ट्रीटी, थ्रू साइनिंग एन एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट, एक
ट्रीटी साइन करके तो पब्लिकली इसको रिकग्निशन मिल जाती है, और इस टाइप का जो अलायंस होगा वो फॉर्मल अलायंस कहलाएगा। जब जो अलायंस पार्टनर स्टेट्स हैं वो इस ट्रीटी को साइन कर लेती हैं तो उसमें वो क्या तय करती हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू मे से clause are the crux of that treaty, are the central point of that agreement is that कि जो signatories हैं, जो alliance partner हैं, they promise with each other to consider an attack on any one of them as equivalent to an attack on all of them, कि अगर उनमें से किसी एक के ऊपर हमला होगा तो दूसरी जो रियासतें हैं वो उस हमले को अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगी और वो उसका मुकाबला करेंगी बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अगर वो हमला उनके ऊपर होता तो वो उसका मुकाबला करते। अगर हम फॉर्मल अलायंस की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए फॉर्मल सिक्योरिटी अलायंस। और अगर हम बात करें इनफॉर्मल अलायंसेस की, दे आर मच लूजर एंड लेस स्टेबल and rely to a large extent on the word of parties involved and ongoing cooperation between them। इसमें चूँकि कोई ट्रीटी कोई एग्रीमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो जो उन यू में से कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल अलायंस उसी वर्बल कम्युनिकेशन पे बेस करता है, रिलेटिवली इट इज़ लेस स्टेबल, ये इतना स्टेबल इतना ड्यूरेबल नहीं होता। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, आर शेयरिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, आर प्रोमिसेस ऑफ असिस्टेंस ड्यूरिंग अ मिलिट्री क्राइसिस। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल अलायंसेस। सो व्हाट इज़ एन अलायंस? एक कॉमन इशू, एक कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट, एक कॉमन एनिमी को, और सम टाइम इकोनॉमिक अलायंसेस भी बनाए जाते हैं टू गेट कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इस वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि कॉमनैलिटी, अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वही स्टेट्स एक अलायंस बनाएंगी जो उस सिक्योरिटी थ्रेट को फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट है और पाकिस्तान को वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, या बांग्लादेश को वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, या श्रीलंका को वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, या अदर जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं दे आर नॉट फेसिंग दैट सिक्योरिटी थ्रेट, देन दे वुड नॉट फॉर्म एन अलायंस। अलायंस उसी सूरत में बनाया जाता है जब आपके इंटरेस्ट्स कॉमन होते हैं या आपके जो कंसर्न्स हैं, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो कॉमन होती हैं। तो एक कॉमन थ्रेट को फेस करने के लिए स्टेट्स एक अलायंस क्रिएट करती हैं और फिर उस अलायंस को अगर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट अलायंस कि वो अलायंस किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया गया है, उसी के मुताबिक वो फॉर्मल अलायंस होगा या इनफॉर्मल अलायंस होगा। जैसे कि हमने इसमें नेटो की एग्जांपल ली तो नेटो इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ए फॉर्मल अलायंस, और ये एक्चुअली इट इज़ अ सिक्योरिटी अलायंस। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स, फ़वाइद क्या हैं अलायंसेस के? देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स इन फॉर्मिंग अलायंसेस। वेरी फर्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि कास्ट कम होती है। द पार्टनर स्टेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर अलायंस कैन ऑफसेट द कास्ट ऑफ डिफेंस, क्योंकि अगर आपने एक बिग इशू को, एक बहुत ही जॉइंट एनिमी को फेस करना है और आपको हर चीज़ एक स्टेट को खुद से डेवलप करनी है, तो वो जो उसकी डिफेंस कास्ट होगी वो बहुत हाई होगी। लेकिन जब वो स्टेट वुड बी द पार्ट ऑफ एन अलायंस, तो उस अलायंस का पार्ट होने से वो कास्ट डिवाइड हो जाएगी और उस स्टेट के हिस्से में जो कास्ट आएगी वो रिलेटिवली बहुत कम कास्ट होगी, वो इजीली अफोर्डेबल कास्ट होगी। सो this is the very first benefit that can be achieved by forming alliances. Much cheaper for a state to ally itself with a stronger state
that possesses a nuclear capability, then it is for that state to build and maintain its own infrastructure, technological expertise, and weapons delivery system. So जो वेरी फर्स्ट बेनिफिट है वो है रिडक्शन ऑफ कास्ट, जो डिफेंस कास्ट है वो कम हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट क्या है कि जो अलायंसेस हैं दे आर ए गुड सोर्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे हासिल होंगे? थ्रू इंक्रीज ट्रेड, एड एंड लोन्स बिटवीन अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि आमतौर पर जो सिक्योरिटी अलायंस पार्टनर्स होते हैं उनके दरमियान जो ट्रेड रेशियो है वो भी हाई हो जाती है। सो फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि रिडक्शन इन डिफेंस कास्ट, एंड सेकंड इज इंक्रीज्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। व्हाट अदर बेनिफिट कैन बी अचीव्ड बाय फॉर्मिंग अलायंसेस? सो थर्ड बेनिफिट, तो थर्ड बेनिफिट क्या है कि जो ग्रेट पावर्स हैं अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलायंसेस कैन प्रोवाइड देम विद अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्चुअल और पोटेंशियल एनिमीज। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं कि यूएस एंटर्ड इनटू ए नंबर ऑफ बायलैटरल अलायंसेस आफ्टर 1945। 1945 के बाद का जो पीरियड है जिसको हम कोल्ड वार पीरियड कहते हैं, तो कोल्ड वार पीरियड में यू ऑल नो दैट देयर वर टू ब्लॉक्स। One block was leading by USA and the other block was leading by USSR। तो USA ने 1945 के बाद बहुत सारे बायलैटरल अलायंसेस किए। क्यों बायलैटरल अलायंसेस किए? टू गेन लैंडिंग राइट्स, access to ports, and the use of military facilities in strategically important locations around the periphery of the former Soviet Union. So we can say that alliances can help to contain an enemy and control a region of strategic interest. In addition, alliances can be useful in maintaining hegemonic control over one's allies, encouraging them to bandwagon with a great power as opposed to balancing against it। So हमने तीन मेजर बेनिफिट्स को डिस्कस किया जो कि इत्तेहाद के ज़रिए से, अलायंसेस के ज़रिए से अचीव किए जा सकते हैं। लाइफ स्पैन क्या है अलायंसेस का? मुद्दत कितनी होती है, टेन्योर कितना होता है? तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट अलायंस। सो लाइफ स्पैन ऑफ अलायंसेस वेरीज। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया नहीं है जिसकी बेस पे ये कहा जा सके कि फ़लाँ जो अलायंस है वो 15 ईयर्स तक चलेगा और जो इकनॉमिक अलायंस है वो 20 ईयर्स तक चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ स्पैन है डिफरेंट अलायंसेस की इट वेरीज। सम अलायंसेस लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, बड़े लंबे अरसे तक वो चलते हैं। नेटो की एग्जांपल आपके सामने है, लॉन्ग लास्टिंग। और ये कब मुमकिन होता है कि जो अलायंसेस हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, वो एक लंबे अरसे तक चलते रहते हैं, जब पार्टनर स्टेट्स को ये लगता है कि जो थ्रेट है वो ख़त्म नहीं हुआ, और सेकेंडली पॉलिटिकल सिस्टम्स का के दरमियान मुशाबहत होना, सिमिलियर होना, या फिर अगर एक पावरफुल हेजमॉन का खौफ होता है तो उसकी वजह से भी अलायंसेस कंटिन्यू रहते हैं, अलायंसेस चलते रहते हैं। कुछ अलायंसेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लाइक अगर हम ग्रैंड अलायंस की बात करें बिटवीन ब्रिटेन, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड यूएस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ये अलायंस वर्ल्ड वार के फ़ौरन बाद ख़त्म हो गया था। और 45 के बाद का जो पीरियड है उसमें आपने देखा कि एक वक्त में जो स्टेट्स एक दूसरे की पार्टनर स्टेट्स थीं, एक दूसरे की अलायंस पार्टनर स्टेट्स थी, अब वो एक दूसरे के अपोजिट खड़ी थी और अपने अलाइज़, एक दूसरे के अलाइज़ को अपने अपने कैंप में ले जाने की कोशिश कर रही थी। सो ये जो ग्रैंड अलायंस था इन तीन पावर्स का, ब्रिटेन, फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूएस, इट लास्टेड ओनली एज लॉन्ग एज हिटलर रिमेन्ड अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। यानी जब तक एक एग्जिस्टेंस ऑफ ए पावरफुल हेजमन का खौफ था तो उस वक़्त तक ये इकट्ठे रहे। और जो ही जो जर्मनी है, जर्मनी वाज डिफीटेड इन 1945, तो साथ ये जो ग्रैंड अलायंस था इन तीन पावर्स का, इट ब्रोक डाउन।
and also a state may bow out of an alliance if it no longer feels that its partners can fulfill the terms of the alliance. अगर किसी स्टेट को ये लगता है कि जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं वो इस अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रही तो वो उस अलायंस से बाहर निकल सकती है. And last reason, leadership and ideological changes among member states may undermine an alliance. अगर लीडरशिप डिफरेंट है और वो लीडरशिप उस पर्टिकुलर अलायंस की किसी एक मेंबर कंट्री या जो उसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्री हैं उनके अगेंस्ट है या वो उनके उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनसे मैच नहीं करती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो इस सूरत में भी वो अलायंस ख़त्म हो सकता है. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म, व्हाट डिड दे से, व्हाट डू दे से अबाउट अलायंसेस, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. अगर हम बात करें लिबरलिस्ट्स की, लिबरल इंटरनेशनलिस्ट्स की, तो इमानुएल कैंट और उनके बाद आने वाले जितने भी लिबरलिस्ट्स हैं they say that alliances are a source of conflict between states. उनके नज़दीक इत्तेहाद का बनना कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाता है. कैसे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाता है? क्योंकि जब दो स्टेट्स अलायंस बनाएंगी तो हो सकता है कि जो थर्ड स्टेट है वो उस अलायंस को अपने लिए एक थ्रेट परसीव करे और उसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए वो किसी दूसरी स्टेट के साथ अलायंस बनाए और इस तरह से ये एक रेस शुरू हो सकती है, जैसे कि कोल्ड वार पीरियड के अंदर भी हमने देखा, और इवन कि आर्म्स रेस भी शुरू हो सकती है और कोल्ड वार पीरियड इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है. अगर हम बात करें यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन की, तो ही सेड दैट अलायंसेस ड्रू स्टेट्स इनटू वेब्स ऑफ इंट्रिग एंड राइवलरी, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड अलायंसेस फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ रियलिस्ट्स, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. दे से दैट स्टेट्स फॉर्म अलायंसेस टू सर्व देयर नेशनल इंटरेस्ट्स. रियलिस्ट्स के नज़दीक जो रियासतें हैं वो इत्तेहाद उसी वक्त बनाती हैं जब उनके कौमी मफादात उसमें उस इत्तेहाद के ज़रिए से उनको महफूज किया जाता है, कौमी मफादात को सिक्योर किया जाता है. तो रियलिस्ट्स ये कहते हैं कि अ चेंज इन द नेशनल इंटरेस्ट कैन एंड शुड प्रॉम्प्ट स्टेट्स टू रीथिंक द टर्म्स ऑफ देयर अलायंस मेंबरशिप. जो ही नेशनल इंटरेस्ट चेंज होंगे तो आप अलायंस की मेंबरशिप को और अलायंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी रीविज़िट करते हैं और रियलिस्ट्स के नज़दीक इसको फौरी तौर पर रिविज़िट करना चाहिए. उनके नज़दीक जो अलायंसेस हैं दे शुड बी रिगार्डेड एज हाईली फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स दैट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर. Let's conclude this discussion. So it's very important to note that alliances are not simply beneficial security arrangements for peace-loving states. They can be used to promote aggression as well. जैसे अभी हमने लिबरलिस्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो अलायंसेस हैं दे कैन ड्रैग स्टेट्स टू कॉन्फ्लिक्ट. सो दे आर सेइंग कि जो अलायंसेस हैं दे कैन प्रमोट अग्रेशन. द अलायंस बिटवीन, और उसकी एग्जांपल है कि जर्मनी, इटली और जापान के दरमियान जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अलायंस हुआ तो इसी अलायंस की वजह से जो अदर स्टेट्स हैं दे फील देमसेल्व्स इनसिक्योर. इन एडिशन जो अलायंसेस हैं दे कैन बी provocative instruments of foreign policy. It may well be the case, for example, that an alliance between two states is regarded as a hostile act by a third state. Under these circumstances, an alliance may lead to an arms race. It is for this reason that some states such as Sweden and Switzerland have traditionally pursued a policy of neutrality and non-alignment in Europe. बिल्कुल ऐसा ही है. अगर आप देखें
तो यूरोप में जो स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड है वो आपको आमतौर पर डिफरेंट जो अलाइंसेस हैं उनके पार्ट नज़र नहीं आएंगे। इवन कि आप वर्ल्ड वार वन को की हिस्ट्री को उठाकर देखें, वर्ल्ड वार टू की हिस्ट्री को उठाकर देखें, तो टू सम एक्सटेंट आपको स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड की जो अलाइनमेंट है वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक की तरफ नज़र नहीं आएगी, और उनकी जो पॉलिसी है, जो स्टेट पॉलिसी है, वो यही है टू रिमेन न्यूट्रल। सो दैट वाज ऑल अबाउट alliances. What is the importance of alliances? What are the various types of alliances? And what benefits can be achieved by forming alliances? Or what realists say about alliances? And what is the point of view of liberalists about alliances? All these things we have discussed. In case of any query, you may post your queries and your questions in comment section. I will be waiting to address your queries and to answer your questions. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.